बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके आने वाले फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस 1 घंटे की एक ही वीडियो में आपकी जो फर्स्ट बुक है बच्चों, हॉर्नबिल, ठीक है, इसका हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और इस 1 घंटे के वन शॉट में इस किताब की आपकी जितनी भी पोयम है, ठीक है, जितनी भी कविताएं आपके फाइनल के एग्जाम में आ रही हैं, उन सभी पोयम के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिसके आपके फाइनल के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आप अपना सिलेबस समझ लीजिए। फाइनल के एग्जाम में टोटल आपसे 5 पोयम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहली पोयम है अ फोटोग्राफ, ठीक है, सेकंड है द लेवर्नियम टॉप, थर्ड रहेगी द वॉइस ऑफ द रेन, एंड फोर्थ है आपकी चाइल्डहुड, एंड फिफ्थ रहेगी फादर टू सन। ठीक है, और इसी को अगर आप अपनी किताब से मैच करना चाहो तो ये देख लीजिए, आपकी किताब का फ्रंट पेज है ना, इसमें ये पहली पोयम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये आपकी फिफ्थ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इतना तो आप सभी बच्चों को पता है कि अभी हम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लेकिन ये क्वेश्चन ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और उनमें से भी हम कुछ ही हर एक पोयम से सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके आए हैं, हर एक पोयम से 5 से 7, जिसके आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आने वाला ये जो 1 घंटा है ना, ये 1 घंटा आप अपने मेंटोर, आप अपने नंदू भैया को दीजिए। ठीक है, और आपके भैया आपकी तैयारी इस 1 घंटे में पोयम की बहुत अच्छी करवा देंगे। इससे पहले आपके भैया ने 2 घंटे का एक महा एपिसोड इसी बुक का जो आपका चैप्टर वाला सेक्शन है, ठीक है, उसके लिए अपलोड कर रखा है। अगर आपने बुक वाले चैप्टर का पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाला, और डिस्क्रिप्शन में भी जाके जरूर देख लेना। ठीक है, रेडी हो बच्चों? आज के इस 1 घंटे के वन शॉट को शुरुआत करने के लिए तैयार हो? आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि कोई भी डाउट वगैरह हो आपका तो कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, और कुछ और पूछना हो तो ये मेरी आईडी इंस्टाग्राम की जाके मैसेज कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, नोट्स के लिए, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो अगेन चेक कर लो कि बेल नोटिफिकेशन आपने ऑल पे सेट कर रखा है या नहीं। ठीक है, आर यू रेडी बच्चों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आपकी जो क्लास 11th की हॉर्नबिल की किताब है, इसकी जो सबसे पहली पोयम है बच्चों, अ फोटोग्राफ। सबसे पहले हम इस पोयम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार हो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आज के इस महा एपिसोड को शुरुआत करने के लिए? रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो की जो हमारी सबसे पहली पोयम है अ फोटोग्राफ, वो यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस पोयम से ना टोटल 5 से लेके 7 ऐसे क्वेश्चन, इवन यही नहीं बल्कि जितनी आपकी पोयम है ना, हर एक से 5 ही 7 ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक को अच्छे से समझाऊंगा, बस ध्यान से देखना। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? यानी कि एक शब्द लिया गया बच्चों इस पोयम में, कार्डबोर्ड। ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड शब्द क्या दर्शाता है और इसका जो यूज है वो इस पोयम में क्यों किया गया है? तो आंसर लिखेंगे, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। यानी कि ये जो वर्ड है कार्डबोर्ड, ये क्या दर्शाता है बच्चों? ये एक मोटा सा कागज नहीं होता है, एक पेपर जैसा, जिसपे फोटो को चिपकाया जा सके, वैसा है ये। ठीक है, फ्रेम टाइप में। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू अ प्रैक्टिस इन द पास्ट व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड एंड फ्रेम्ड विद ग्लास फ्रेम टू प्रिजर्व देम। यानी कि पुराने टाइम पे क्या होता था, ये मोबाइल कैमरे वगैरह तो थे नहीं, है ना, तो उस समय क्या होता था कि एक ऐसा हार्ड थिक पेपर होता था, उसी पे जो फोटो थी उसको चिपका दिया जाता था। ठीक है, और उसी को फ्रेम करके रखा जाता था। तो ये कार्डबोर्ड शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है, पास्ट के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन,
व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कि जब पोएट की जो मदर है वो बीच पे जाती है तो उस समय कैमरे में क्या कैप्चर हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स। कौन कौन थी थ्री गर्ल्स थी? द पोएट्स मदर यानी कि पोएट की माँ एंड हर टू कजन्स जिसके नाम थे बेटी एंड डॉली। तो कैमरे ने क्या कैप्चर किया? पोएट की मदर को और उसकी जो दो कजन्स थी बेटी एंड डॉली को। ठीक है, और कैसे कैप्चर किया? इन देयर स्विमिंग ड्रेस, उनकी स्विमिंग ड्रेस में। ठीक है, विद द पोएट्स मदर इन द मिडल एंड द टू कजन्स ऑन ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स। जैसे होते हैं ना कि तीन जो गर्ल्स होती हैं एक तरीके से, तो बीच में जो है एक तरीके से मान लीजिए कि आप हो और साइड में आपके जो दो कजन हैं वो हैं, है ना, तो ऐसे ही थे। ठीक है, तो कैमरे ने ये कैप्चर किया। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये सबसे पहली बात तो बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आता है ना, और इसमें क्या लिखना है ये भी नहीं समझ आता, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट हैज द फ्राज टेरिबली ट्रांजिट फीट हैज बीन यूज्ड इन द पोएम, यानी कि इस कविता में ये जो एक लाइन है टेरिबली ट्रांजिट फीट, इसका उपयोग किस लिए किया गया है, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि अगर शुद्ध हिंदी में कहूँ तो एक सूक्ष्म समय की इंपॉर्टेंस, यानी कि एक क्षण उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया है, जिसमें मनुष्य की तुलना की गई है समुद्र के जीवन से। बस ये है। तो अब कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट लाइव्ड, ट्रांजिटरी एंड टेम्परेरी एज कंपेयर टू द सी विच इज सिंबल ऑफ परमानेंस, इमॉर्टिलिटी एंड इटर्निटी। ठीक है, जहां एक तरफ मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है, ठीक है, अल्पकाल का है और एक तरीके से टेम्परेरी है, तो वहीं दूसरी ओर जो समुद्र है वो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, अनंत तक चलेगा, इटर्निटी है, यानी कि वो अमरता है, अनंत काल तक वो रहेगा, ऐसा प्रतीक है। द पोइट यूज द फेरास टेरिबली ट्रांजिट फीट टू हाईलाइट द टेम्परल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि उसने इसका उपयोग क्यों किया है? क्योंकि मानव जीवन जो है ना वो अस्थायी है, इसके लिए। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नथिंग एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ ए सी, समुद्र के जीवन की तुलना में मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। ये बात यहाँ पे यूज की गई। क्वेश्चन 4, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स डज द सजेस्ट समथिंग टू यू, यानी कि कई सालों में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्या आपका इससे कोई संबंध है? चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, न जाने हजारों लाखों साल निकल चुके हैं लेकिन समुद्र अभी भी नहीं बदला। लाइक इट्स वेव आर फ्रेश, उसकी जो लहरें हैं वो फ्रेश हैं। शाइनिंग एंड ट्रायलर्स एज दे वर ईयर्स अगो, और उसी तरीके से शाइन कर रही हैं, काम कर रही हैं जैसे लाखों साल पहले थी। द परमानेंस ऑफ सी रिमाइंड्स अस ऑफ द चेंजेस इन ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज। ठीक है, जहां एक तरफ समुद्र हमेशा रहने वाला है अनंत काल तक, तो वहीं दूसरी ओर ये इंडिकेट करता है कि ह्यूमन लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में आपको ढंग से सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। इसमें पूछा गया है द पोइट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। ठीक है, यानी कि कवि की जो माँ थी वो तस्वीर देख के हंसी, और ये जो हंसी है उसकी लाफ जो है वो किस चीज को इंडिकेट करती है? तो लिखेंगे बच्चों, द ड्रेस एंड बिहेवियर ऑफ अर कजन बेटी एंड डॉली मेड द पोइट्स मदर लाफ, इट इज एविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन सम क्वाइंट ड्रेस विच अम्यूज्ड हर। ठीक है, तो जो बेटी एंड डॉली पोइट की मदर की जो कजन्स थी, उनके बिहेवियर और उनके ड्रेस की वजह से पोइट की मदर हंसी थी, क्योंकि उनकी ड्रेस ही ऐसी थी जिसकी वजह से उनकी माँ को हंसी आ गई। दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट लाइफ व्हेन शी वाज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? उसकी हंसी। ये इंडिकेट इस चीज़ को करती है कि जब पोइट की मदर यंग थी, ठीक है, तब वो उस समय बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरी यानी चिंता के आराम से इंजॉय कर रही थी। ठीक है, और ये हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन। एक लाइन यूज की गई बच्चों, बोथ वरी
विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। एक लाइन का उपयोग किया गया है कि ये जो पोयम है इसमें दोनों चीज़ें हैं। हानि जो है वो क्या नाम है, बोथ वरी, यानी कि दोनों चिंतित हैं, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि उसको खो जाने की वजह से। तो क्या खो गया है, क्या हुआ क्या नहीं, इसको देखो। द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएट्स मदर आर इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, बीच का हॉलीडे, सी हॉलीडे, और पोएट की माँ का हंसना, ये दोनों इंडिकेट करते हैं पास्ट को। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएट विद देम, और जो कि किसी खोने की चीज को दर्शाते नुकसान से जुड़ा हुआ है। बोथ आर अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग एज द स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड इज अननेचुरल और फोर्स्ड वन। यानी कि दोनों ही मनोरंजक भी हैं और चिंताजनक भी हैं, है ना, ये चीज है। और दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। नुकसान जो हुआ है, यानी कि पोइट की माँ चली गई है, तो एक तो उसको जब वो देख रही है ना, जो उसकी फोटो है, ठीक है ना, तो उसको काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं ये मनोरंजन जो है इसका, वो बेसिकली अननेचुरल तरीके से बदल जाता है क्योंकि उसकी माँ जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, कि द थ्री स्टेंजास डेपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस, नेम देम। यानी कि आपकी जो पोएम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब इन्हीं 3 पार्ट को आपको बताना है अच्छे से। तो देखो, सबसे पहला, द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट। ठीक है, यहाँ पे कवि की माँ का जो बचपनापन होता है ना वो, और कवि के जन्म के पहले का समय है। दूसरा है, हर मिडल एज द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। यानी कि जब कवि की माँ की आधी आयु हो चुकी थी, उस समय जो पोएट है उसका चाइल्डहुड था। पीरियड आफ्टर ऑफ द डेथ द पोएट्स मदर, कवि की माँ की मृत्यु के बाद का समय। 3 समय इसमें बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट्स मदर लाफ एज हर पास्ट, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर पास्ट। ठीक है, कवि की माँ उसके अतीत पर हंसी अपने आप के, और कैसे प्रतिक्रिया दी उसने, तो लिखेंगे, द सी हॉलीडे वाज अ पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द पोएट्स मदर। ठीक है, कवि की माँ के लिए समुद्र पे छुट्टियां बिताना एक पुराना पास्ट एक्सपीरियंस था। अ ग्लिम्पस ऑफ द फोटोग्राफ परहैप्स रिवाइव्ड सम फीलिंग्स ऑफ शेयर्ड जॉय एंड शी लाफ्टेड। ठीक है, जो तस्वीर की एक झलक उसने देखी, उससे उसे अपना पास्ट याद आ गया और फिर से वो एक बार हंस पड़ी। फॉर द पोएट अ लाफ्टर इज एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, ये उसकी हंसी उसके पास्ट का एक इंसिडेंट थी। इट इज अम्यूजिंग इन आयरनिक मैनर, जो कि एक व्यंग्य के रूप में उपयोग की गई, मनोरंजन के रूप में। द सेंस ऑफ लॉस ओवरकम्स द प्लेजर। ठीक है, नुकसान जो है उसका जो भरपाई है उसके रूप में हंसी को दर्शाया गया है। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मे भी आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 6 नंबर में भी, तो ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, द पोएम अ फोटोग्राफ इज ऑल अबाउट लोस्ट मेमोरीज। ये जो कविता है फोटोग्राफ, ये खोई हुई यादों के बारे में हमें बताती है। एक्सप्लेन हाउ द थीम नोस्टाल्जिया रन्स थ्रू आउट द पोएम। ठीक है, बताइए इस पूरी कविता में पुरानी यादों को किस बारे में दर्शाया गया। तो लिखेंगे बच्चों, द पोएट सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर इन विच शी वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच विद हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली। पोएट की मदर, जो पोएट है, उसने अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें वो अपनी 2 कज़न, जैसे चचेरी बहन कह सकते हैं, बेटी एंड डॉली, उनके बीच समुद्र तट पे बीच में खड़ी है। द सी हॉलीडे वाज अ पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द पोएट्स मदर। पोएट की मदर के लिए सी हॉलीडे पास्ट का एक्सपीरियंस था। अ ग्लिम्पस ऑफ फोटोग्राफ परहैप्स रिवाइव्ड सम फीलिंग्स ऑफ शेयर्ड जॉय एंड शी लाफ्टेड। जो फोटोग्राफ थी उसमें उसकी पोएट की माँ ने देखा कि ऐसे वो खड़े, तो वो हंसी थी, और एक्चुअल में जब फोटो खिंचाई जा रही थी तब भी वो हंसी थी। फॉर द पोएट हर लाफ्टर इज एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट। ठीक है, उसकी हंसी उसकी क्या बोलते हैं, अतीत की एक घटना है। द फोटोग्राफ कैप्चर्ड हर मदर स्वीट एंड स्माइलिंग फेस। इस फोटोग्राफ में पोएट की माँ का स्वीट और स्माइलिंग फेस कैप्चर हुआ। एट द टाइम शी वॉज अराउंड 12 years old and the poet remembers how her mother used to laugh whenever she looked
एट द ओल्ड फोटोग्राफ, लुक्ड एट द ओल्ड फोटोग्राफ, ठीक है। बट दिस टाइम हैज पास्ड एंड नाउ द पोएट हैज बीन लेफ्ट ओनली विद द मेमोरीज ऑफ हर मदर एज हर मदर इज नो मोर, ठीक है। अब उसकी माँ जा चुकी है, उसकी माँ की बस कुछ यादें ही उसके पास में बची हैं। हर्ष, अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर बोथ द पोएट एंड मदर रन्स थ्रू आउट द पोएम, ठीक है। इस प्रकार से कवि और उसकी माँ दोनों के लिए इस पूरी कहानी में जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ यहाँ पे ऐसे चलता रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी ये जो पोएम थी वो पूरी हो गई, ठीक है। अब फोटोग्राफ पोएम के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए। कितना मिनट लगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 मिनट लगे हमें, है ना। और सारे क्वेश्चन कर लिए। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जिस बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें बच्चों, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और जो बच्चे कुछ भी पूछना चाहें या कुछ फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जरूर से कमेंट करें। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे 11th क्लास हॉर्नबिल की अपनी सेकंड पोएम जो कि है द लवर्नियम टॉप। और ये पोएम बहुत ही आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में, ठीक है। तो रेडी हो बच्चों द लवर्नियम टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए? आर यू गाइस रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पोएम नंबर सेकंड है द लवर्नियम टॉप वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, इस पोएम के तकरीबन 6 से लेके 8 क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, आपकी जो पोएम है द लवर्नियम टॉप, आखिर इसको यही नाम क्यों दिया गया? ठीक है, वाई इज द पोएम नेम्ड द लवर्नियम टॉप? क्यों दिया गया है? द पोएम हैज बीन नेम्ड लवर्नियम टॉप बिकॉज द टॉप ऑफ लवर्नियम ट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन दी पोएम। ठीक है, इस कविता में जो लवर्नियम ट्री है बच्चों, इसके टॉप को, ठीक है, यानी कि इसके ऊपरी हिस्से को सबसे ज़्यादा इसमें डिटेल्ड किया गया है। ठीक है, इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ लवर्नियम ट्री दैट द नेस्ट ऑफ गोल्डफिंच इज लोकेटेड एंड वेयर ऑल एक्टिविटी टेक्स प्लेस व्हेन अ गोल्डफिंच विजिट द नेस्ट। ठीक है, तो लवर्नियम ट्री के टॉप पे क्या है? जो गोल्डफिंच नामक एक पक्षी है उसका नेस्ट है, घोंसला है, जहाँ पे उसके कुछ बच्चे भी हैं। और पूरी कविता में जब ये गोल्डफिंच अपने घोंसले में आती है तब जो प्रक्रिया होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, वही बताई गई है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है कि इस कविता में जो येलो शब्द है उसका क्या उपयोग है? ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम ऑफ द लवर्नियम टॉप? ये जो येलो शब्द है यानी कि पीला शब्द, इसका उपयोग क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है ये? ठीक है, तो देखो बच्चों, द फ्लावर्स ऑफ द लवर्नियम ट्री एंड इट्स लीव्स इन ऑटोमन बोथ आर येलो इन कलर। ठीक है, इस कविता में लवर्नियम ट्री के जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स यानी कि पत्ते हैं, ये सभी कैसे हैं? सभी के सभी पीले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द गोल्डफिंच फीदर्स यानी कि उसके गोल्डफिंच पंछी के पंख आर ऑल्सो येलो इन कलर, उसके पंख भी जो कैसे हैं? पंख भी येलो हैं। द पोएम हाईलाइट्स द हाई सिक्योरिटी दैट द मदर बर्ड इंश्योर फॉर हर बेबीज एंड कलर येलो हेल्प्स इन कॉन्फ्लिगिंग द बेबीज। ठीक है, अब ये जो येलो कलर है, चाहे वो फ्लावर्स के रूप में हो, लीव्स के रूप में हो, गोल्डफिंच के फीदर्स के रूप में हो, वो सभी गोल्डफिंच की बेबी की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। हैंस दे एस्केप फ्रॉम बीइंग नोटिस्ड बाय एनी प्रेडिटर, जो कि किसी भी जो प्रेडिटर है, शिकारी है, उसकी नज़र में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों येलो का मीनिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट? यानी कि जब गोल्डफिंच आती है, ठीक है, नेस्ट में, तो ट्री जो है उस पर क्या एक्टिविटी होती है या फिर नहीं होती है, तब की एक्टिविटी होती है। तो देखो, आफ्टर गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द ट्री, जब गोल्डफिंच पक्षी लवर्नियम ट्री के सबसे टॉप पे बने हुए अपने घोंसले में आता है, द साइलेंट एंड स्टिल लवर्नियम ट्री सडनली स्टार्ट्स ट्रिम्बलिंग एंड मूविंग। जो लवर्नियम ट्री बिल्कुल साइलेंट पड़ा था, गोल्डफिंच के आने के बाद उसमें कुछ आवाज आनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। द होल ट्री comes to life as the chicks of goldfinch make a lot of noise
एज द चिटर एंड ट्रेल ऑन सीइंग देयर मदर। ठीक है, जैसे हम भी बच्चे थे ना, तो जैसे मम्मी को देखते तो हम भी बोलते थे मम्मी 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 मम्मी, है ना। जब छोटे थे तो मम्मी बाजार चली जाए तो हम कितना घबरा जाते थे, मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी कहाँ चली गई, है ना। तो वैसे ही ये जो गोल्ड फिंच के छोटे छोटे चिक्स होते हैं, बच्चे जो थे, चूजे जिन्हें कह सकते हैं, तो वो भी भाई जैसे उन्होंने अपनी माँ को देखा आते हुए वो भी नॉइस करने लगे, है ना। तो बस वही चीज है। फिर क्वेश्चन फोर्थ, हाउ डज लेबनियम इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ नेस्टलिंग्स। जो लेबनियम ट्री है बच्चों, आखिर ये उस घोंसले की गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं उसकी सुरक्षा कैसे करता है, सिक्योरिटी कैसे देता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, एक मान्यता है, द बार्क एंड सीड्स ऑफ लेबनियम ट्री आर पॉइजनस। ठीक है, लेबनियम ट्री की जो छाल है और उसके जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, वो क्या है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जहरीले हैं। ठीक है, इसीलिए प्रेडिटर्स नॉर्मली डू नॉट कम नियर टू द ट्री। इसीलिए जो शिकारी होते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई सांप वगैरह हो, कीड़ा हो, या फिर कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो इस पेड़ के पास तक नहीं आते। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कारण तो ये हो गया, इसके अलावा इट्स येलो फ्लावर्स, येलोइंग लीव्स इन द ऑटोमन सीजन complemented by the yellow colored feathers of the goldfinch help in conflicting the nestlings from the predators। ठीक है, ऑटोमन जब टाइम होता है, ठीक है, ये जो सीजन आता है, उस समय क्या होता है कि जो गोल्डफिंच है उसके पंख भी पीले, ठीक है, और ट्री जो है उसके फ्लावर भी पीले, उसके जो पत्ते हैं वो भी पीले। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी प्रेडिटर उन्हें देख नहीं पाता है ना। तो इस तरीके से सिक्योर किया उसने। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। यानी कि गोल्डफिंच के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है और उसका बेस क्या है कंपेयर करने का। ठीक है, किससे तुलना की गई। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच इज कंपेयर टू दैट अ लिजार्ड। गोल्डफिंच की चाल की तुलना किससे की गई है, एक छिपकली से। कैसे, द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ ए लिजर्ड। जिस प्रकार से एक लिजर्ड बहुत ही धीरे और सावधानी पूर्वक मूवमेंट करती है, ठीक उसी तरीके से गोल्डफिंच भी। द गोल्डफिंच मेक्स सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स व्हेन इट्स अराइव ऑन द लेबन ट्री। जैसे ही वो लेबन ट्री पे पड़ती है, मतलब पहुंचती है, तो वो भी एकदम लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड छिपकली की तरह बहुत ही धीरे और अलर्ट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अलर्ट मूवमेंट करते हैं ताकि कोई भी उसको नोटिस ना कर पाए, खास करके कोई शिकारी। ठीक है, क्वेश्चन 6, देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, एक्सप्लेन द गिव लाइन। जो क्वेश्चन का आंसर ऊपर बताया, सेम वही आंसर आपका यहाँ पे है। ठीक है, सेम टू सेम वही आंसर है। चाहो तो आप ये ऊपर वाला याद करके लिख दो या फिर ये वाला, डज नॉट मैटर, एक ही आंसर है दरअसल। क्वेश्चन 2 है, आंसर एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द इंजन ऑफ मशीन, व्हाट इज इट्स फ्यूल। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, एक तो आपको बताना है कि जो एक्चुअल में हमारा मशीन होता है, ठीक है, मशीन और इंजन ये क्या है, या फिर व्हाट इज द इंजन ऑफ द मशीन, मशीन का इंजन क्या है और उसका फ्यूल क्या है। एक तो इसके बारे में, और एक गोल्डफिंच और उसके जो बच्चे हैं उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, द गोल्डफिंच हैज़ बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ अर फैमिली। गोल्डफिंच को अपनी फैमिली के लिए क्या बोला गया है, इंजन बोला गया है। क्यों, जस्ट एज ए इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, द गोल्डफिंच अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड द मशीन। ठीक है, जिस प्रकार से एक मशीन का इंजन चलते ही मशीन चालू हो जाती है, उसी प्रकार से जब गोल्डफिंच अराइवल होती है, जब वो घोंसले में पहुंचती है, तो वैसे ही घोंसले में नॉइस होनी शुरू हो जाती है। द यंग वंस इन द नेस्ट हैव स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, और जो बच्चे होते हैं उसके वो नॉइस करना शुरू कर देते हैं। द फ्यूल ऑफ इंजन इज फूड दैट द गोल्डफिंच ब्रिंग्स फॉर हर चिक्स। जिस प्रकार से इंजन का फ्यूल है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो भी है, उसी प्रकार से गोल्डफिंच के लिए फ्यूल क्या है, उसके बच्चों के लिए लाया जाने वाला फूड, यानी कि खाना, है ना। तो इसी तरीके से इसकी तुलना की गई है। क्वेश्चन 8वां, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, आंसर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डबल लेमन टॉप। यानी कि आपकी जो पोएम है इसमें शुरुआत कैसी होती है और एंडिंग कैसी होती है, ये बताइए। तो देखो बच्चों,
द पोएम स्टार्ट्स विद अ साइलेंट लेबनियम ट्री एम्प्टी ऑफ नॉइस, मूवमेंट और लाइफ। पोएम की शुरुआत होती है बहुत ही शांत से, ठीक है, शांति से शुरुआत होती है, खामोश लेबनियम पेड़ से, जहाँ पे शोर, हलचल या जीवन कुछ भी नहीं है। सिमिलैरिटी एट द एंड, और इसी तरीके से जब खत्म होता है, when the goldfinch flies away into the sky, the tree returns into its still and quiet state। ठीक है, और आखिर में देखा जाता है गोल्डफिंच उड़ जाता है उस पेड़ से, जो पक्षी है, तो फिर से लेबनियम ट्री जैसा शुरुआत में था वैसा आखिरी में हो जाता है। हाउएवर इन द मिडल ऑफ द पोएम, पोएम के बीच में जो भी बातें हैं वो सब कुछ यहाँ पे होती है, यानी कि बिगिनिंग जो थी वो भी बिना किसी जीवन की हुई थी, और एंडिंग भी जो है वो बिना किसी पक्षी, बिना किसी जीवन के थे। बस इसके बीच के समय में थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज थी वो हुई थी। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन 9 है, व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम गोल्डफिंच इन द पोएम द लेबनियम टॉप। ये 6 नंबर में भी आ सकता है बच्चों, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जो लेबनियम टॉप कविता है इसमें गोल्डफिंच के बारे में जो भी मूल्य आपको पता चलते हैं वो बताइए। तो बच्चों देखो, आंसर ऐसे लिखेंगे, द गोल्डफिंच हैज इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ लेबनियम ट्री इन द पोएम। कविता में जो गोल्डफिंच है इसका जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो कहाँ पे है, लेबनियम ट्री के टॉप पर। द लेबनियम टॉप हर चिक्स स्टे इन द नेस्ट वाइल शी की मदर गोल्डफिंच कीप्स गोइंग आउट रेगुलर इंटरवल्स टू फूड द फीड हर चिक्स। वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए बाहर जाती है। दिस शोज हर केयरिंग नेचर and highlights the value of motherly care and affection of a mother towards her offspring। ठीक है, ये बात क्या दर्शाती है कि एक माँ अपने जो बच्चे होते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। ठीक है, the other aspects of goldfinch that is captured in the poem is its moment। सेकेंड चीज क्या है, उसका जो मोमेंट है वो दर्शाया गया है। She arrives at the laburnum top in a sudden manner and it's very much alert to her surroundings। ठीक है, that's why the poet has compared movement with the sleek movement of a lizard। जो गोल्डफिंच है ना, वो घोंसले में ऐसे आती है जैसे एक लिजर्ड बहुत ही धीरे से और सावधानी से चेतना जागृत होके चलता है ना, एकदम ऐसे मूवमेंट के साथ में। However, there is a reason for moving like this। क्यों लाइक ये चीज है, शी इज मूविंग इन दिस मैनर सो एज दे अवॉइड गेटिंग नोटिस बाय एनी प्रेडिटर। रीजन क्या था कि ताकि कोई भी शिकारी उसको पहचान ना सके। ठीक है, शी डज नॉट वांट एनी प्रेडिटर टू नो दैट हर चिक्स आर रेस्टिंग इन हर नेस्ट ऑन द लेबनियम टॉप एज दे प्रेडिटर्स मे किल देम और हार्म देम। ठीक है, वो क्या चाहती थी कि किसी भी शिकारी को ये ना पता चले कि लेबनियम ट्री के टॉप पे मेरा घोंसला है, वहाँ पे मेरे बच्चे आराम कर रहे हैं, नहीं तो वो उसे हार्म कर देंगे। इसीलिए बहुत ही स्लो और बहुत ही अलर्ट होकर मूवमेंट करती थी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑफस्प्रिंग इज हाइलाइट्स इन द एक्ट ऑफ गोल्डफिंच। ठीक है, तो ये बातें हैं बच्चों, गोल्डफिंच के पोएम से हम ये चीज़ें समझते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इस पोएम से बस हमारे यही क्वेश्चन थे। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो आप कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। ओके, कोई डाउट वगैरह हो बच्चों तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, आप सभी को वीडियो अभी तक की अच्छी लगी हो, दोनों पोएम को क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट करना चाहें तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अगली पोएम की। ओके, तो आर यू गाइस रेडी? तो अब हम 11th क्लास हॉर्नबिल की जो पोएम नंबर 3 है, द वॉइस ऑफ द रेन, वो अब शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे अपनी पोएम नंबर 3, द वॉइस ऑफ द रेन। आर यू रेडी? शुरुआत करें बच्चों, तो चलिए शुरू करेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पोएम नंबर 3 है, द वॉइस ऑफ द रेन, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस पोएम से तकरीबन 10 क्वेश्चन के आसपास छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन, द पोएम बिगिंस इन अ कन्वर्सेशनल टोन, हु आर टू पार्टिसिपेंट्स,
व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ठीक है, पोएम की शुरुआत कैसे होती है, दो बातचीत करने वाले लोगों से, ठीक है, लोगों से या फिर दो बातचीत करने वाले जो भी चीज़ है उनसे होती है। अब वो जो पार्टिसिपेंट हैं इस कन्वर्सेशनल टोन के, वो कौन कौन है और इसका एडवांटेज क्या है, तो लिखेंगे द टू पार्टिसिपेंट्स आर पोएट एंड द रेन। बारिश और पोएट ये आपस में बात कर रहे हैं। द पोएट मेक द रेन रिलेट इट्स ओन स्टोरी। ठीक है, जो पोएट है उसने बारिश को अपनी स्टोरी बनाने के लिए, मतलब अपनी स्टोरी बताने के लिए राजी कर लिया। ठीक है ना, कुछ ऐसी बातें। दिस डायरेक्ट प्रेजेंटेशन मेक्स द नरेशन मोर ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग। ठीक है, और ये जो प्रस्तुति है वो बहुत ही प्रामाणिक है, रोचक है, आकर्षक बनाती है कि एक पोएट बारिश से बात कर रहा है ना, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम। पोएम में दो वॉइस हैं, वो दे डू बिलोंग टू, ये किससे संबंधित है, एंड विच लाइन्स इंडिकेट दिस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही संभल के लिखना है क्योंकि इसमें लाइन्स आपको यूज करनी है। तो लिखेंगे देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ द पोएट। ठीक है, रेन की वॉइस है और पोएट की वॉइस है। द रेन्स वॉइस इज हाईलाइटेड इन द लाइन, रेन की वॉइस को हाईलाइट किया गया इस लाइन में, आई एम द पोइट्री, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, और पोएट की जो वॉइस है उसको इस लाइन से दिखाया गया है, एंड हु आर यू, आई शेड द सॉफ्ट फेलिंग शॉवर। है ना, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ध्यान से लिखना है क्योंकि इसमें लाइन याद करनी है आपको। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है आपकी जो पोएम का टाइटल है, टाइटल ऑफ द कि द वॉइस ऑफ द रेन, इसको हमें जस्टिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है कि क्या ये सही है। तो हम बोलेंगे जी हाँ ये सही है। कैसे, द पोएम इज अबाउट द एंडलेस साइकिल ऑफ द रेन एंड इट्स बेनिफिट। पूरी की पूरी कविता किस बारे में है बच्चों, जो बारिश है उसके अंतहीन चक्र और इसके लाभ के बारे में। इट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट रेन इज फॉर अर्थ, प्लांट्स एंड पीपल। इस कविता में इस महत्व को दर्शाया गया है कि जो बारिश है वो पृथ्वी, पेड़ पौधे और मनुष्य, जानवर हर एक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। द पोइट इज ट्रांसलेटिंग व्हेन द रेन इज सेइंग। पोइट जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है हर एक बात को जो वर्षा उससे कह रही है। तो द पोएम इज रियली अबाउट द रेन स्पीकिंग टू द पोएट। इसीलिए जो ये पोएम है वो क्या दर्शाती है कि जो रेन है वो पोएट से बात कर रही है। द होल पोएम इज अबाउट द रेन टॉकिंग टू द पोएट। पूरी कविता में जो वर्षा है वो पोएट से बात कर रही है। दैट्स वाई द वॉइस ऑफ द रेन टाइटल ऑफ दिस पोएम इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है बच्चों, देयर इज ए पैरेलल ड्राउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। यानी कि म्यूजिक और वर्षा में थोड़ा बहुत समानता है। ठीक है, तो वो समानता है, वो जो सिमिलरिटी है वो है क्या, और उस सिमिलरिटी को दर्शाने वाले वर्ड कौन से हैं। तो वर्ड तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और वर्ड कौन से हैं, ये यहाँ से इतने आपको जो दिख रहे हैं ये पूरे वर्ड हैं। ठीक है, सेंटेंस है दरअसल आपकी पोएम के। अब सिमिलरिटी क्या थी, तो सिमिलरिटी ये है कि बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम आ सोर्स, राइज अप, रीच फुलफिलमेंट, वंडर अबाउट वेदर, कैरिड अबाउट और नॉट, एंड फाइनली रिटर्न टू द सोर्स ऑफ द ओरिजिन विद लव। यानी कि दोनों ही, चाहे संगीत हो चाहे वर्षा हो, एक स्रोत से उत्पन्न होते हैं, ऊपर उठते हैं और अपनी जो पूर्णता है वो करते हैं। ठीक है, चाहे उसकी कोई परवाह करे या ना करे, और अंत में प्रेम के साथ वो मूल स्रोत में जाके मिल जाते हैं। है ना, तो बस यही यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ द रेन ब्राउट आउट इन द पोएम। कविता में जो बारिश है इसका एक जो चक्र बताया गया है, जो साइकिल मूवमेंट है, उसको आपको यहाँ पे बताना है कैसे है। तो देखो, रेन वाटर rises untouched out the land and deep sea and gathers in the sky where it changes its forms and then comes down to the earth to bath the dry tiny particles of dust layers
एंड ऑल दैट लाइज बरीड अंडर इट। सिंपल सी बात है, देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, छोटा करके बताता हूँ। बारिश का जो पानी है, ठीक है, वो जमीन और गहरे जो समुद्र हैं उनसे ऊपर उठता है, फिर जाता है ये कहाँ पे, गैदर्स इन द स्काई, आसमान में जाता है, आसमान में इकट्ठा होता है। वेयर इट चेंज इन फॉर्म्स, वहाँ पे ये बहुत सारे जो रूप है वो बदलता है। एंड देन कम्स डाउन टू द अर्थ, और रूप बदलता तो बादल बनते हैं, बादल से फिर ये धरती पे आता है पानी के रूप में, ठीक है। और पानी के रूप में आता है तो जितने भी क्या नाम है, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट लेयर्स होती हैं, उन सभी को ये धो देता है। देन इट रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, और ये वापस से वहीं चला जाता है जहाँ से ये उदित हुआ। साइंस टेक्स्ट बुक्स इंडिकेट दैट वेदर वेपर फ्रॉम द रिवर्स एंड ओशन राइज अप द स्काई ड्यू टू द इंटेंस हीट। साइंस ये कहता है, विज्ञान की पुस्तकें ये बताती हैं, नदियों और समुद्र से निकलने वाली जो जलवाष्प होता है वो तीव्र गर्मी की वजह से बनता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं, और बादल की वजह से वर्षा होती है। द वाटर फ्लोक्स बैक थ्रू रिवर्स टू द सी एंड ओशियंस, वाटर फिर से समुद्र और महासमुद्रों में आके वापस से मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो पोयम की बात आ गई, एक साइंस की टेक्स्ट बुक की बात आ जाएगी। अगला बहुत ही छोटा क्वेश्चन, व्हाट डज द फेरा स्ट्रेंज टू टेल मीन, ठीक है, अजीब बात है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द फेरास रेफर्स टू स्ट्रेंज फिनोमिना, द रेन गिव्स एन आंसर टू द पोइट्स क्वेरी, इट इज सरप्राइजिंग टू सी एंड इनएमिट थिंक स्पीक। सिंपल सी बात है, ये वाक्यांश एक बहुत ही अजीब घटना को दर्शाता है, क्या कि जो वर्षा है, जो बारिश है, वो कवि के प्रश्न का उत्तर दे रही है। क्या कोई एक निर्जीव चीज कवि बोलते हुए आपने देखी है? तो इसीलिए स्ट्रेंज टू टेल, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, बिहाइंड द अपीरेंट सिंप्लिसिटी द पोएम हाइड्स अ डीप मीनिंग, व्हाट एग्जैक्टली डज द पोएम कन्वे टू द रीडर। कविता जो है वो बहुत ही सिंप्लिसिटी को यहाँ पे दर्शाती है, और सिंप्लिसिटी इस कविता में छुपी हुई है। तो एग्जैक्टली ये पोएम हम जब ये पढ़ते हैं हम इसे, तो ये हमें क्या दिखाना चाहती है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है। द पोएम इज नॉट मियरली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ रेन, ठीक है। कविता केवल न सिर्फ बारिश के जीवन चक्र का वर्णन करती है, इट हैज ऑल्सो डीपर मीनिंग, इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ भी है, मतलब भी है। क्या? रेन इज अ पोएम और थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो इट इज अ सॉन्ग और म्यूजिक। धरती की बारिश जो है वो कविता की या धरती की सुंदरता की चीज है, और यह एक गीत या संगीत भी है। द कंपैरिजन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक एंड देयर फंक्शन मेकिंग द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल कन्वेज द इटर्नल रोल ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड आर्ट इन द रियल लाइफ, ठीक है। यानी कि इस कविता में न सिर्फ पोयम, ये जो पोयम है इसमें न सिर्फ जो रेन है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है, बल्कि ये पोयम किस तरीके से धरती से जुड़ी हुई है। ये पोयम यानी कि रेन और जो म्यूजिक है इनके आपस में क्या कनेक्शन है, क्या नेचुरल फिनोमिना है इनका, और एक आर्ट जो है रियल लाइफ में कैसे ये उसको बेसिकली इंक्रीज करते हैं, तो ये बातें भी हैं, ठीक है। एंड आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं एक और होगा शायद से, नहीं अभी तो और भी हैं। चलो, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बारिश इस दावे को कैसे सही साबित करती है कि वो धरती की कविता है? तो लिखेंगे द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू रिटर्न टू द ओरिजिन इन मिथिकल टर्म्स, ठीक है। इस कविता में जो बारिश है वो ये बताती है कि जन्म से लेकर वापस से मूल स्थान में मिलने की उसकी यात्रा बताई गई है। द फैक्ट्स आर साइंटिफिक बट द फेरास दैट कन्वे देम अ मेटाफोरिक एंड लिटरेसी। वैसे ये साइंटिफिक भी है और इसको मेटाफोरिक भी बताया गया है। द होल जर्नी ऑफ रेन एज अ पोएटिक ब्यूटी एंड चार्म। इस पूरी कविता में जो ये बारिश के बारे में जो भी बातें हैं, ठीक है, वो काव्यात्मक सौंदर्य को और आकर्षित करती हैं, कुछ ये बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आता है कई बार, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वॉल्ट विटमैन्स पोएम।
वॉल्ट विटमैन की जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, इसका सार क्या है? ठीक है, द पोइट्स वांट्स टू हाईलाइट द ब्लेसिंग्स ऑफ बर्थ, ग्रोथ, चेंज एंड रेन। ये जो कविता है वो बारिश के जन्म, परिवर्तन और उसके आशीर्वाद, ठीक है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको दर्शाती है। वाटर टर्न्स इनटू क्लाउड्स, मूव्स थ्रू द स्काई, टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स एंड फाइनली रिटर्न टू द अर्थ एज ए रेन। बारिश शुरुआत में भाप के रूप में बादलों में जाती, मतलब ऊपर जाती है वायुमंडल में, वायुमंडल में वो बादल बनती है, पूरे आसमान में घूमती है, डिफरेंट शेप्स बदलती है, फाइनली वर्षा के रूप में वो वापस से धरती में मिल जाती है। दिस रेन प्योरीफाइज, न्यूट्रिशेस एंड ब्यूटिफाइज एवरीथिंग ऑन द अर्थ। ये जो रेन है वो क्या करती है? ये जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं उन्हें शुद्ध करती है, पोषण देती है और सुंदर बनाती है। इट परफॉर्म्स इट्स ड्यूटी विदाउट कंसर्न फॉर आइडेंटिटी। वो बिना किसी पहचान के अपना काम करती है। पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस एंड फोकस ऑन कंजर्विंग द अर्थ। ठीक है, लोगों को इससे सीखना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हमें धरती को कैसे सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 10th, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम पुट विद इन ब्रैकेट्स? लास्ट की इस पोएम की जो 2 लाइन्स हैं उसको ब्रैकेट में क्यों डाला गया है? ठीक है, द लास्ट 2 लाइन्स कॉन्टेन अ कमेंट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल। जो लास्ट की 2 लाइन है उसमें संगीत और उसके चक्र के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। दिस डिफर फ्रॉम द फर्स्ट 9 लाइन्स। ठीक है, उससे पहले की 9 लाइनें इससे अलग हैं। द फर्स्ट 2 लाइन्स आर द वॉइस ऑफ द पोएट, वेयर एज द लाइन्स 3 आर स्पोकन बाय रेन। The cycle of song is put within brackets to mark the difference in speakers but similarity in content. बारिश और म्यूजिक एक ही हैं, ठीक है, लेकिन जो 2 लाइनें हैं ना इसके बारे में, म्यूजिक के बारे में, उसको अलग इसलिए रखा गया ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है उसको अलग किया जा सके। 3 स्पीकर हो जाएंगे, एक तो रेन हो जाएगी और एक पोएट हो जाएगा, एक म्यूजिक हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाला गया ताकि पता चल जाए कि छोटा स्पीकर कौन है इसमें। मेनली रेन एंड पोएट है। एक आखिरी क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ओहो ये तो छठा क्वेश्चन वो आ गया चैप्टर वाला, चलो कहीं नहीं। तो यहाँ पे जो है बच्चों ये आई थिंक हमारा क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, ये रहा एक क्वेश्चन। वही तो मैं कहूँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं इसका, जो कि बहुत जरूरी है। देखो, रेन इज इटर्नल प्रोसेस बेनिफिटिंग मैनकाइंड। वर्षा एक शाश्वत प्रक्रिया है जो कि पूरी मानव जाति को बेनिफिट पहुंचाती है। कॉन्ट्रास्ट इट विद ह्यूमन लाइफ विच इज शॉर्ट लाइव्ड ऑन दिस अर्थ, शुड वी डिस्टर्ब दीज इटर्नस एलिमेंट ऑफ नेचर्स। ठीक है, इसकी तुलना मानव जीवन से आपको करनी है जो कि इस पृथ्वी पर बहुत ही कम समय के लिए है। क्या हमें प्रकृति के इन शाश्वत जो तत्व हैं जैसे कि वर्षा, इनके साथ में छेड़छाड़ करनी चाहिए? इसके बारे में अपने विचार लिखते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से समझिए। देखो, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन ब्यूटीफुली शो द कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ द रेन विच साउंड्स लाइक म्यूजिक टू ह्यूमन ईयर्स एज इट फुल्स आवर नीड्स। कविता जो है ये बारिश की निरंतर जो प्रक्रिया की खूबसूरती है उसको दर्शाती है। ये मानव के कानों के माध्यम से संगीत की तरह से लगती है और हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। It is an ever-going process which sustains human life and provide us with food, pure air and green cover. ठीक है, ये वर्षा हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि मानव जीवन को बनाए रखती है। ये हमें भोजन देती है, शुद्ध हवा देती है, हरियाली प्रोवाइड करवाती है। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, दूसरी ओर ह्यूमन लाइव्स आर मॉर्टल। ठीक है, मानव का जीवन नश्वर है। वी come on this earth for a short period and then depart without leaving any mark on this planet. हम यहाँ पे छोटे समय के लिए आए हैं और बिना किसी मार्क के इस दुनिया से चले जाएंगे। Moreover, human beings for their greed and selfish motives include in destructive activities which may disturb these eternal process of nature. इसके अलावा मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के अलावा मनुष्य क्या है? लालची है,
स्वार्थ के उद्देश्यों के लिए विनाशकारी गतिविधियां करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम नेचर, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। इफ वी वांट पीसफुल को एग्जिस्टेंस वी नीड नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, अदरवाइज द होल ऑफ ह्यूमनिटी विल बी इन डेंजर। हमें इस प्रकृति से सीखना चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक शांतिपूर्ण और अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो हमें बैलेंस बनाना होगा प्रकृति और अपने बीच, ठीक है। नहीं तो मानव जाति खतरे में आ जाएगी। वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम सच इटर्नल प्रोसेस एंड डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमनिटी एट लार्ज, ठीक है। हमें इसके बीच में ये करना है, मतलब हमें अगर मानव जाति को बड़े लेवल पे बचाना है तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और प्रकृति को संरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इसे आप चाहें तो पढ़ लेना क्योंकि ये ज़्यादा उतना जरूरी है नहीं, क्योंकि इसमें लाइन वगैरह दी गई हैं कि देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन टू। बता चुका हूँ आपको अभी भी, है ना। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमारी जो पोएम नंबर 3 है द वॉइस ऑफ द रेन वो यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, कोई भी डाउट वगैरह हो आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और एक बार जरूर चेक करना कि जो बेल नोटिफिकेशन है इससे आपने ऑल पे सेट कर रखा है नहीं, क्योंकि तभी आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी बच्चों, ठीक है। तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों 11th क्लास इंग्लिश की हॉर्नबिल किताब की अगली पोएम, ठीक है। अगली पोएम वैसे तो चाइल्डहुड है, लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको फादर टू सन समझाऊंगा एंड बिल्कुल एंडिंग में जो चाइल्डहुड है ये वाली समझाऊंगा, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर पोएम नंबर 5th? 5वीं पोएम को शुरुआत करने के लिए तैयार हो बच्चों? रेडी हो? विद एनर्जेटिक, मैं एकदम फुल एनर्जी से भी भरा हुआ हूं, फटाफट से। जी सर, शुरू करेंगे। तो बच्चों 3rd के बाद में हमने सीधा अपनी पोएम 5th यहाँ पे स्टार्ट कर दी है और इसके बाद में 4th वाली समझेंगे, फादर टू सन। इससे वैसे पेपर में काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी यहाँ पे आपको मैं 5+ क्वेश्चन समझाऊंगा इस पोएम के, ठीक है, जो कि ज़्यादा आए हुए हैं, तो बस इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है, डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम हाईलाइटेड इन द पोएम इज एक्सक्लूसिव टू द पोएट और इट्स यूनिवर्सल? क्या नाम है, ये जो हमारी 5वीं पोएम है बच्चों, ठीक है, इस पोएम में ये जो एक कहावत कही गई है, जिस समस्या को उठाया गया है, क्या वो समस्या केवल कवि तक ही सीमित है, बाप की और बेटे का जो संबंध है, या फिर वो सार्वभौमिक है? तो लिखेंगे द पोएम इज रिटन इन अ ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। ये जो पोएम है वो आत्मकथा की शैली में लिखी गई है। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। ये पोएम एक पिता और एक बेटे के, ओके। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहा गया है, डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम हाईलाइटेड इन द पोएम इज एक्सक्लूसिव टू द पोएट और इज इट यूनिवर्सल? जो समस्या, जो प्रॉब्लम इस पोएम में हाईलाइट की गई है पिता और बेटे के रिश्ते की, क्या वो समस्या केवल पोएट तक ही सीमित है या फिर वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हर एक पिता की पूरी दुनिया में? तो आंसर लिखेंगे इस तरीके से, द पोएम इज रिटन इन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। ठीक है, ये जो कविता है वो एक ऑटोबायोग्राफी स्टाइल में लिखी गई है, जिसमें एक पिता और एक बेटे के बीच के रिश्ते को बताया गया है। ठीक है, बिगनिंग ऑन एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, the poem rises to fairly universal phenomena, the growing gap and lack of communication amongst the older and the younger generation. ठीक है, इस कविता में एक विशेष रूप से जो व्यक्तिगत अनुभव है वहां से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके एक यूनिवर्सल जो प्रॉब्लम है वहां तक पहुंच गई। कैसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम? कि जहाँ पे युवा और जो लोग हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, यंगर जनरेशन का जो गैप है वो आ जाता है। ठीक है, तो जी हाँ, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्राउट आउट इन द पोएम?
कविता में पिता की जो लाचारी है कैसे सामने आई है, ठीक है, पिता लाचार है कविता में कैसे। द फादर्स हेल्पलेसनेस इन क्लियरली ब्राउट अबाउट बाय द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शन ऑफ द फादर एंड द सन। पिता की बेबसी साफ तौर पे पिता और बेटे की राय की जो धारणा है उसमें अंतर से सामने आई। यूजुअली नॉर्मली क्या होता है आमतौर पे, अ फादर इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ हिज सन। नॉर्मली एक पिता अपने बेटे के लिए एक दोस्त होता है, एक एडवाइजर होता है। हाउएवर देयर इज नो बॉन्ड और रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इस कविता में पिता और बेटे के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इट सीम्स दैट द टू आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स इवन वाइल लिविंग अंडर द सम रूफ। The father feels helpless that he can't share what his son loves। ठीक है, तो इस कविता में क्या बताया गया है कि वो दोनों रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपस में बात नहीं होती। पिता खुद को बेबस महसूस करता है, वो अपने बेटे के साथ में बेटों को कितना प्यार करता है वो उतना बता भी नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 3rd। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, इट इज कॉन्स्टेंट। यानी कि कविता में जो ये राइम स्कीम है वो क्या है और क्या ये सही है। तो देखो, द पोयम डज नॉट लीव अ कॉन्स्टेंट राइम स्कीम। कविता में कोई भी एक सुसंगत जो तुक योजना है वो नहीं है। द फर्स्ट 2 स्टेंजा हैव द राइम स्कीम ए बी बी ए, whereas the 3rd and 4th have a slight alternation. The 3rd stanza has ABC ABBA, ठीक है ना। इस तरीके से ये काफ़ी इसमें जो राइम स्कीम है वो उपयोग की गई हैं, तो इसीलिए कोई भी एक नहीं है, इसमें कई सारी राइम स्कीम्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4th, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड द सन। आपके अनुसार इस कविता में पिता और पुत्र के बीच में जो दूरी है उसके लिए क्या जिम्मेदार है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ओल्डर जनरेशन, हेयर फादर इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, पुरानी पीढ़ी, यहाँ पे पिता की ओर से अपने बेटे की जो समझ है उसमें काफ़ी उसको ना समझ पाना एक सबसे बड़ी समस्या है। द फादर वांट्स द यंग मैन टू स्टिक टू होम टर्फ। ठीक है, एक पिता होने के नाते वो क्या चाहते हैं कि युवा जो है ना, उसका बेटा वो अपने घर पर ही रहे। बट द सन नाउ एज ए यंग मैन, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सीक्स फ्रेश अवेन्यूज एंड लाइव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। वो नई नई चीज़ें देखना चाहता है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है। द फादर फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट द ग्रोइंग चेंजेस। पिता अपने बेटे में होने वाले चेंजेस को, होने वाले विकास को एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं फादर और बेटे के डिस्टेंस की। क्या कि पिता चाहता है कि बेटा उनके इशारे पे चले, लेकिन बेटा चाहता है कि मुझे दुनिया देखनी है ना, मुझे बाहर निकलना है, मुझे दुनिया में घूमना है, मुझे दुनिया में देखना है, काम करना है, लेकिन पिता चाहते हैं वो घर पर ही रहे, है ना। तो इसीलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस बन जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू इन्फर दैट द फादर विशेस हिज सन टू रिमेन एट होम विद हिम। ठीक है, यानी कि आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि पिता ये चाहता है कि उसका जो बेटा है वो उसके साथ घर पे रहे। आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, तो लिखेंगे द फादर फाइंड्स द सन्स इंटरेस्ट क्वाइट डिफरेंट, ही इज होम बाउंड whereas the son is on the lookout for fresh avenues। पिता जो है उसको अपने बेटे की जो भी रुचियां हैं, जो भी इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों की अलग अलग इंटरेस्ट हैं। ही इज होम बाउंड, ठीक है, पिता जो है वो घर में रहना पसंद करता है, वेयर एज सन जो है वो बाहर जाके नई नई चीज़ों को देखना चाहता है। ही एस्पायर्स फॉर अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, वो चाहता है कि वो दुनिया में अपनी अलग दुनिया बनाए। ठीक है, द फादर वांट्स हिम टू रिटर्न होम इवन इफ ही अंडरगोज लूजेस बाय हिज एक्सट्रावेजेंट वेन्यू। ठीक है, यानी कि वो चाहता है कि मेरा बेटा घर में रहे और कोई भी बिना फिजूल खर्ची ना करे, है ना। ही इज विलिंग टू मेक अप विद हिम
इफ ही एग्रीज टू लाइव विद हिम, ठीक है, वो उसके साथ में रहने को राजी है और वो समझौता भी कर सकता है अगर उसका बेटा उसके साथ में रहने को राजी हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, द पोएम टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ द जनरेशन गैप। इस कविता में जनरेशन गैप के बारे में पूरी प्रॉब्लम बताई गई है। वाई डज सच एज सिचुएशन एग्जिस्ट, ऐसी जो समस्याएं हैं जनरेशन गैप की वो आती ही क्यों हैं। हाउ कैन समवन अवॉइड सच कॉन्फ्रंटेशंस, एक्सप्रेस योर व्यूज 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है, और कोई भी ऐसी समस्या से कैसे निपट सकता है इसके बारे में बताइए। तो देखो बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे, द जनरेशन गैप इज अ फिजिकोलॉजिकल एंड इमोशनल गैप बिटवीन पेरेंट्स और एल्डर पीपल एंड द यंगर वंस। पीढ़ी में ये जो अंतर है माता पिता या फिर बड़े लोग और छोटे लोगों के बीच में किसकी वजह से होता है, फिजिकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और इमोशनल गैप की वजह से, ठीक है। कैसे कैसे अंतर होता है, दिस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ अटैचमेंट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। ये जो अंतर होता है ना इमोशनली फिजिकोलॉजिकली, इसकी वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाते हैं, ठीक है, अटैचमेंट नहीं हो पाता है माता पिता के साथ में बच्चों का। द सक्सेस ऑफ पेरेंटिंग lies in how effectively they avoid the generation gap or ignore differences with their children, ठीक है। एक सक्सेस जो पेरेंटिंग है, ठीक है ना, एक अच्छे माता पिता बनना, वो ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें जनरेशन गैप को इग्नोर करना है और अपने चिल्ड्रन के साथ में एक दोस्त वाला व्यवहार करके उनके साथ में जैसे दुनिया वो जीना चाहते हैं वैसे जीने देना है। जनरेशन गैप इज द रिजल्ट ऑफ द फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जनरेशन गैप जो है, ठीक है, ये देखा जाता है कि समाज में जो तेज विकास हो रहा है उसका परिणाम है, ठीक है। इन अर्ली टाइम्स, पुराने समय में 2 or 3 generations lived in the same lifestyle and environment as development was slow। पहले के समय में, प्राचीन समय में 2-3 जनरेशन जैसे दादा परदादा, ठीक है, आपके पिता और आप, ये सब एक साथ मिलकर रहते थे एक ही लाइफ स्टाइल में, एक ही इन्वायरमेंट में, और डेवलपमेंट बहुत कम था। टुडे पेरेंट्स डू नॉट इवन नो मैनी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट चिल्ड्रन यूज। आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बेटे, उनके घर, उनके जो बच्चे हैं वो कैसी टेक्नोलॉजी, कैसे इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं। बीइंग अप टू डेट इज द ओनली वे टू कप विद द जनरेशन गैप। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, हमेशा अपडेट रहने के लिए, मतलब जनरेशन गैप को कम करने के लिए हमेशा अपडेट रहते हैं ऑनलाइन। मोreover द जनरेशन गैप ऑकर्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आज के टाइम पे जो है ना जनरेशन गैप कैसे बनता है, अगर आपका किसी भी मामले में ओपिनियन अलग है तो। वन शुड बी फ्लेक्सिबल इन अप्रोचेस एंड मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था और मैंने आपको बता दिया। ओके प्यारे बच्चों, आ गया समझ? चलिए, तो बस यही था हमारा ये पोयम नंबर 5th वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझ गए। अब इस पोयम के बारे में कुछ भी पूछना हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने लिखी हुई है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और ऑल बेल पे सेट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फाइनली बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल किताब की आपकी जो पोयम है, पोयम नंबर 4th, चाइल्डहुड। ओके, तो आर यू गाइस रेडी? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की हमारी सबसे आखिरी पोयम, पोयम नंबर 4th, चाइल्डहुड, यानी कि बचपन, वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब इस पोयम से तकरीबन 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और इस पोयम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना। अब देखो, इसे समझाने के लिए ना आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा हिंट देता हूँ। आप अपने दिमाग में 2 छवि बना लो, ठीक है। एक छवि वो बनाओ जब आप छोटे थे, बचपन वाले। एक छवि वो बनाओ कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आपके पास में आपकी मनपसंद जॉब है, फैमिली पूरी हो चुकी है और अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आपके भी बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ऐसी 2 छवियां बना लीजिए। अब देखो इसी को इस तरीके से, चाइल्डहुड इज एन इसेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर। डिस्कस। बचपन हर एक मनुष्य के जीवन को विकसित करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और ये कभी भी लौट के नहीं आती है, ये बताना है।
तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, बचपन एक बार चला गया फिर थोड़ी ना वापस आता है ना। तो वही चीज़ है, चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग अप फॉर एवरी पर्सन। हर एक मनुष्य के लिए बचपन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, उसके विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे रहा, अ ह्यूमन इन्फेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। एक जो बच्चा होता है ना, जैसे आप एक शिशु थे, छोटे थे आप एक टाइम पे, तो आप अपने खान पान के लिए, खेलने के लिए किस पे डिपेंड होते थे? माता पिता पे, भाई बहन से, है ना। बट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ही गेन्स फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमें फिजिकली स्ट्रेंथ मिलती है, इमोशनली और मेंटली स्ट्रेंथ मिलती है। एज ए स्मॉल चाइल्ड ग्रोज अप, जब एक बच्चा बड़ा होता है, ही ऑल्सो डेवलप्स अदर एबिलिटीज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी और भी जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप होती हैं। इसीलिए दिस स्टेज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इट कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है और कभी लौट के नहीं आती, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोयम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया जो है उसमें क्या शामिल होता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू पोयम द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसका बचपन खो जाता है और यही इन्वॉल्व होता है। दिस लॉस इज कंपनसेटेड बाय सम गेन्स विच कम विद एडोलसेंस, ठीक है। जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमें कुछ लाभ जरूर होते हैं, लेकिन हमें नुकसान चाइल्डहुड ये झेलना पड़ता है। दीज आर इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि चाइल्डहुड को जब हम खोते हैं और एडोलसेंस में आते हैं तो कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम समझदार बन जाते हैं, हमारे अंदर पावर जो है थिंकिंग की वो आ जाती है, भेदभाव समझने की पावर आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक एटीट्यूड आ जाता है। ये चीज़ें हमें बेनिफिट होती हैं एडोलसेंस में, जो कि चाइल्डहुड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, व्हाई। तो पोएट जो है वो ऐसा क्यों सोचता है कि उसने अपना बचपन खो दिया है? तो लिखेंगे, द पोएट मार्कस नथिन फील्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। पोएट मार्कस नथिन को लगता है कि उसने अपना बचपन लॉस्ट यानी कि खो दिया है। ही बिलीव्स दिस, उससे ऐसा क्यों विश्वास होता है कि उसका बचपन खो गया है? बिकॉज ही हैज लॉस्ट द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड। जिस तरह से बचपन में इनोसेंस, मासूमियत होती है, प्योरिटी, पवित्रता होती है, वो अब खो चुकी है। When the poet was a child, he believed in existence of hell and heaven. जब पोएट एक बच्चा था तो वो स्वर्ग और नरक में विश्वास भी रखता था। जैसे पुराने के टाइम पे हमारी दादी दादियाँ कहानियाँ सुनाती थी तो वो बताती थी, बेटा स्वर्ग होता है, नरक होता है, राक्षस होते हैं, कढ़ाई में तला जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पोयम, लेखक को भी इन पे विश्वास था। द पोएट ऑल्सो बिलीव्ड दैट ट्रू लव एग्जिस्ट इन ओनली अडल्ट्स। उन्हें लगता था कि जो ट्रू लव है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अडल्ट्स के बीच में। एंड इन चाइल्डहुड ही हैड नो एगोस्टिक टेंडेंसीज, यानी कि उनके पोएट के अंदर किसी प्रकार की कोई एगोस्टिक वो विचारधारा नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। बचपन के बारे में पोएट की क्या फीलिंग है? द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन प्रोसेसिंग ऑफ ग्रोइंग अप। बड़े होने के लिए मनुष्य के जीवन में चाइल्डहुड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव्स, ये हमारे अंदर विश्वास को पैदा करती है। चिल्ड्रन रीडली एक्सेप्ट वट एवर द एल्डर्स से, बच्चे वो सब समझ जाते हैं जो उन्हें बड़े कहते हैं। द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस ऑन लूजिंग हिज चाइल्डहुड। पोएट को इस बात का कोई गम नहीं है कि उसका जो क्या नाम है, चाइल्डहुड खो चुका है, कोई फील नहीं है इसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ए स्पीकर लर्न अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। ठीक है, वक्त जो कवि है उसने स्वर्ग और नरक का जो अस्तित्व है इसके बारे में क्या सीखा? तो लिखेंगे, एज द स्पीकर मैच्योर्ड
ही गेन्ड द पावर ऑफ रीजनिंग। जैसे जैसे कवि बड़ा हुआ उसके अंदर तर्क करने की शक्ति आ गई। द स्पीकर रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स और मैप एटलस। पोएट ने देखा, ये रियलाइज किया, महसूस किया कि जो स्वर्ग और नर्क है वो ना तो ज्योग्राफी की बुक में है और ना ही तो एटलस मैप पे कहीं इंडिकेट है, बिकॉज दे वर नॉट लोकेटेड एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड मैप। दैट्स व्हाई द स्पीकर कंक्लूड दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट। इसकी वजह से उसे विश्वास हुआ कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। द स्पीकर बिलीव्ड ओनली व्हाट ही कुड सी एंड फाइंड। ठीक है, जो स्पीकर है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे विश्वास रखता है कि उसने जो देखा, जो ढूंढा, बस उसी पे विश्वास करेगा। ठीक है। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द स्पीकर रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स। ठीक है, जो स्पीकर है उसने जो यंग लोग हैं, ठीक है, एडल्ट्स हैं, उनको हिपोक्रेसी का क्यों बताया, एक पाखंडी क्यों बोला है। तो लिखेंगे द स्पीकर नोटिस्ड अ वाइड गुल्फ बिटवीन व्हाट अडल्ट्स अपीयर टू बी एंड व्हाट दे एक्चुअली वेयर इन रियल लाइफ। ठीक है, कवि ने जो यंगर लोग हैं, अडल्ट्स हैं, उनको पाखंडी क्यों बोला है, क्योंकि उनकी वास्तविक जीवन की स्थिति कुछ और है ना, लेकिन वो दिखाना कुछ और चाहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर वाज अपीरेंट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन देयर वर्ड्स एंड डेट्स। ठीक है, उनके बोलने में, उनके शब्दों में बहुत काफ़ी अंतर होता है, विरोधाभास जिसे बोलते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड एडवाइज्ड अदर्स टू लव बट दे नेवर एक्ट लविंगली। वो लोगों से प्यार करने की प्यार भरी एडवाइस देते हैं लेकिन खुद दूसरों से प्यार से बात नहीं करते। नेवर एक्ट लविंगली, कभी दूसरों से प्यार से बात नहीं करते, जबकि बस कहते हैं कि हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन खुद नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड रियलाइजेशन ऑफ बीइंग इज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड हेल्प्ड हिम। कवि ने अपने मन का स्वामी होने का एहसास, ठीक है, कवि जो है अपने मन का स्वामी है, तो उसके इसी रियलाइजेशन ने उसकी कैसे हेल्प की। तो देखो, द रियलाइजेशन दैट ही वाज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड एंड कुड यूज इट एनी वे ही लाइक्ड फील्ड हिम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसने अपने मन पे एक तरीके से मान लीजिए कंट्रोल कर लिया था, वो उसे कैसे भी उपयोग कर सकता था, इसीलिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। He could now think independently and need not repeat parrot-like thoughts of others. ठीक है, अब वो स्वतंत्र तरीके से सोच सकता था और जो रट्टू तोता होता है वैसी बातें अब वो नहीं करता था जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है, 8वां, What did the poet notice about independent thinking in the poem Childhood? तो जो पोएट है कि क्या सोचता है एक जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उसके बारे में। तो लिखेंगे आंसर, द पोएट रियलाइज्ड दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। पोएट को ये रियलाइज हुआ कि वो जो है बाकी अन्य लोगों से इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकता है। क्यों? बिकॉज ही कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स। वो बिना किसी शब्दों के, किसी व्यक्ति के शब्दों से प्रभावित होकर अपने वैल्यू को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने ओपिनियन को रख पाता है। दिस डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और यही बात उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, यही खोज, एज इट्स रिवील्ड हिज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, और इसी से वो अपने डिसीजंस बना पा रहा था। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, और ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग अ स्टेप टुवार्ड्स अडल्टहुड, इफ यस देन हाउ, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम चाइल्डहुड। ठीक है, क्या पूछा गया है कि क्या स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये इस बात का प्रतीक है कि आप एक अडल्टहुड में जा रहे हैं, अगर हाँ तो कैसे, और इसको रेफरेंस के हिसाब से समझाओ। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। आंसर एक ही है, कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स अडल्टहुड। जब हम सोचने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो ये वयस्क, एक एडोलसेंस में आने का एक क्या है, स्टेप है। एज ए चाइल्ड वन इज नॉट एबल टू मेक वंस ओन डिसीजंस एंड वंस थिंकिंग इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड एंड डायरेक्टेड बाय अडल्ट्स।
ठीक है। यानी कि जब कोई एक बच्चा होता है तो वो अपने निर्णय जो होते हैं वो स्वयं नहीं ले पाता है और उसकी सोच जो है वो हमेशा लोगों से प्रभावित होती है, उन्हीं के हिसाब से वो चलता है। अ चाइल्ड इज सो इनोसेंट दैट इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रुथ एंड इमेजिनेशन। जो बच्चा होता है ना वो बहुत मासूम होता है, पवित्र होता है, उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि सच क्या है और इमेजिनेशन क्या है, कल्पना क्या है। As a child's thinking is influenced by others, it has no individuality। ठीक है, जो बच्चा होता है ना वो लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होता रहता है, ठीक है, और उसके अपनी कोई बातें नहीं होती पर्सनली। मोरेवर, इसके अलावा इट इज प्रोन एंड मैनिपुलेशंस विच लीड टू फिकल माइंडनेस। ठीक है, यानी माइंडेडनेस, इसका मतलब ये है कि कोई भी हेर फेर होता है, ठीक है, तो उसका मन उसी ओर चला जाता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेक्स अस व्हाट वी आर। स्वतंत्र सोच हमें ये बनाती है कि आखिर हम हैं क्या। इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी एंड वी आर नोन अमोंग पीपल थ्रू व्हाट आवर माइंड्स थिंक्स एंड व्हाट डिसीजंस वी टेक। ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है और हमें लोगों से अलग भी बनाती है, हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। इफ वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इविल पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस और थॉट्स फॉर देयर सेल्फिश पर्पस, देन ओनली इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैन हेल्प अस। जब भी कोई व्यक्ति अपने बुरे इरादे से आपको अपनी बातों में फंसाना चाहे तब आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही आपको उससे बचा सकती है। We cannot claim to be an individual if we cannot take decisions ourselves। यानी कि अगर हम खुद फैसले नहीं ले सकते तो हम एक व्यक्ति होने का कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं कि हम एक एक्चुअल में एक व्यक्ति हैं जब तक खुद फैसले नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इस तरीके से बच्चों हमारी जो पोएम नंबर 4 है चाइल्डहुड, ये भी यहाँ पे पूरी हो गई। अब इसके आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है बच्चों। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अ फोटोग्राफ, द लवेंडियम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन, हर एक पोएम के 1 घंटे के अंदर हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके फाइनल के एग्जाम के लिए। ठीक है, हर एक पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके आप सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो वाकई में कैसी लगी। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में